नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे महिला के स्वास्थ्य से जुड़ी। वर्ल्ड हेल्थ डे सोमवार यानी कि 7 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले ज़रूरत इस बात की है कि महिला की सेहत, और ये जो थीम इस बार WHO ने लिया है वो यही है, स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। ये माता और शिशु दोनों के लिए ही है और हम आज उसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चिकित्सकों का पैनल है। हमारे साथ डॉक्टर अनीता गौतम जी हैं, मनोचिकित्सक हैं। हमारे साथ डॉक्टर अदिति जैन हैं और डॉक्टर दीपिका हमारे साथ में जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। अनीता मैम, आपके पास में आना चाहूँगा मैं जी। स्वस्थ रहने के लिए एक हमारा दृष्टिकोण है वो भी बहुत मजबूत और स्वस्थ होना जरूरी है। कितना इम्पैक्ट आता है इसका हमारे हेल्थ इश्यूज में? देखिए, बिल्कुल इस बार जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसकी थीम है हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। इसका मतलब है ये जो थीम है इर्द गिर्द है पेरीनेटल पीरियड में जो है कि महिला है और उसके पेट में पल रहा है बच्चा है, उस समय क्या वो करे कि उनकी जो स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य वो स्वस्थ रहे, ताकि आने वाला भविष्य, आने वाला बच्चा वो स्वस्थ रहे। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में हर जगह बात होती है, पर पेरीनेटल पीरियड के अंदर मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही योगदान है। अगर महिला गर्भावस्था के दौरान अगर मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगी तो उसके होने वाले बच्चे पर भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इनफैक्ट अब तो ये स्टडीज़ के अंदर भी ये प्रूफ हो चुका हुआ है कि अगर महिला मानसिक रूप से परेशान रहती है या डिप्रेस्ड रहती है या अवसाद में होती है या और किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित होती है तो उसका असर उसके होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि देखिए कि ना उसकी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। मैं इसके अंदर कहूँगी कि हर जगह अपने PSC पे हो चाहे ये सेंटर्स पे हो, वहाँ पर अगर कोई भी गर्भवती महिला जाती है तो उस समय उसकी एक स्क्रीनिंग होती है, ब्लड टेस्ट होता है जिसके अंदर नॉर्मल उसका ब्लड रूटीन टेस्ट होता है, प्लस HIV की भी जांच होती है, थायराइड की भी जांच होती है। तो पर कहीं वहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई स्क्रीनिंग का कहीं पर भी कोई भी एक रिकॉर्ड नहीं है या कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं किया हुआ है कि क्या इस समय महिला मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है। ऐसा कोई भी स्क्रीनिंग जो उसकी है वो नहीं की जाती है, जो कि आज के ज़माने में, आज के परिवेश में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो महिला मानसिक रूप से भी स्वस्थ है या नहीं है, क्योंकि उसके स्वास्थ्य का असर उसके बच्चे पर डायरेक्ट पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है मानसिक रूप से भी महिला, गर्भवती महिला स्वस्थ रहे। जी, अदिति जी आपके पास में आना चाहूँगा। हर बार कोई ना कोई थीम होता है और बड़ी चिंता की बात है कि जो WHO के आंकड़े हैं वो है कि 3 लाख महिलाएं प्रति वर्ष गर्भावस्था में मौत का शिकार हो जाती हैं। कोई ना कोई तो कारण है। इतनी बड़ी 3 लाख महिलाएं और 20 लाख शिशु जो पहले साल की बाद दूसरा साल भी नहीं देख पाते हैं। एक बड़ा चिंता का विषय है हमारे सामने। तो क्या वाकई इस चुनौती को हमें उसी तरह से देखना चाहिए और इसके उपाय निश्चित रूप से सरकारें सोच रही होंगी, लेकिन क्या लगता है आपको कि हमारी कहीं चूक है, ख्याल रखने की आवश्यकता है, या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां हैं? दुनिया की भी चिंता है, कहीं पे भी महिलाएं रहती हों, लेकिन हमें हमारे मुल्क की महिलाओं की भी चिंता है। तो जो हमारी थीम है अब की बार वर्ल्ड हेल्थ डे की, जो 7 अप्रैल को हम मना रहे हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज, सबसे पहली चीज़ तो मैटरनल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके चलते ही बेबी भी हेल्दी होगा। मैटरनल हेल्थ में कई सारी चीज़ें आती हैं, सही खाना पीना, सही तरीके से रेस्ट करना, मेंटल हेल्थ, ओवरऑल डाइट, स्लीप, रेस्ट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, सो मेरे पेशे के अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी नॉलेज आपसे शेयर करूँ तो कई सारी डर्मेटोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो माँ से बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इनके लिए सरकार ने ANC के टाइम पर, मैटरनिटी के टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पे इसके लिए टेस्ट बना रखे हैं जिनके लिए मदर्स ऑप्ट कर सकती हैं। जो डिलीवरी के टाइम पर कितनी बार ये इन्फेक्शंस जो हैं ये बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कई बार बच्चे आँख से अंधे पैदा होते हैं, कान से सुन नहीं पाते हैं। कितनी बार ये सिर्फ कंजेनाइटल या जेनेटिक प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ये कई बार इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकती हैं।
इनको रोका जा सकता है अगर सही टाइम से टेस्टिंग हो जाए, सही टाइम से इनकी जांच हो जाए, सही टाइम से इनका ट्रीटमेंट हो जाए, तो ये प्रॉब्लम्स मदर को ही नहीं बच्चे को भी बचा सकती हैं। जी बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं डॉक्टर अदिति आप ही के पास वापस आना चाहूँगा। कहीं अभी ऐसा है कि हमारे पास में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम दुनिया के स्तर की भी बात करते हैं, कई मुल्क तो ऐसे हैं कि जो वाकई वहाँ के हालात देख करके बड़ी स्थिति होती हैं, अर्बन और रूरल, इसमें भी कई गैप दिखाई देता है आपको कि कई हाँ, गैप वास्तव में जिसके लिए बहुत ज़रूरी है? सबसे पहला गैप है एजुकेशन का। एजुकेशन का गैप रहेगा तो महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर के अवेयर नहीं होंगी, उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी कि उनको अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए। बेसिक हाइजीन, बेसिक स्वच्छता की जानकारी नहीं रहती है कितनी बार रूरल एरियाज़ में। अब तो खैर सरकार की बदौलत कई जगह शौचालय वगैरह बना दिए गए हैं, हम लोग इस चीज़ों को मूवीज़ में भी देखते हैं, पर ये वाकई में हकीकत है, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। इनका पेस थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है ताकि वो गैप जो अर्बन और रूरल में आ रहा है उसको हम जल्दी से जल्दी कवर कर सकें और अच्छी से अच्छी सेवाएं गाँव में भी पहुंचा सकें। जी चलिए, डॉक्टर दीपिका हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, महिला रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, इस बात की जो शुरुआत है WHO की, स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य, ये थीम दिया हुआ है, क्या लगता है कि कहीं चूक है? अभी भी जो आंकड़े हैं वो बड़े डराने वाले हैं कि बच्चों की मौत 20 लाख के आसपास पूरे दुनिया में हो रही है, पहले साल से दूसरा भी नहीं देख पाते हैं। 3 लाख महिलाओं की गर्भावस्था में ही डेथ हो जाती है, तो या डिलीवरी के दौरान होती है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। क्या लगता है हमें कि कहीं चूक है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है अभी? जी बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपिका गुरनानी। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और निसंतानता विशेषज्ञ हूँ। तो जो आपका सवाल है बिल्कुल सटीक है कि इस आज के टाइम पे भी अगर मौतें जो हो रही है माँ और बच्चे की डिलीवरी के वक्त या बच्चे की न्यूबॉर्न फेज़ में, जिसको बोलते हैं हम न्यूनेटल फेज़ में, पहले 1 महीने या पहले 1 साल में अगर मौत हो रही है तो ये हमारे लिए काफ़ी शर्मनाक बात होती है। तो जैसा कि अब देखा गया है, पिछले डिकेड्स की बात करें तो ये दर में मतलब डेफिनेटली कमी आई है। ऐसा नहीं है कि जो आज से 10 साल पहले जितनी मौतें हो रही थी उतनी आज हो रही हैं, उससे कमी आई है। तो सरकार जो काम कर रही है, जो एक रूरल बेसिस पे या ओवरऑल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे, वो हो रहा है, बट यही बात है कि वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो इसमें हम सबको मिलजुल के एक साथ आना चाहिए और एक साथ उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं देखती हूँ काफ़ी महिलाएं जो गाँव में हैं या शहरों में हैं, पर एक लोअर मिडिल इनकम से या लोअर इनकम ग्रुप से हैं, और वो अपना प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप ही नहीं करा पाती हैं। रीज़न कई हो सकते हैं, जैसे कि घर वालों ने बोला कि नहीं ज़रूरी नहीं है, अभी बस टीका लग गया, अपना हो गया काम करके, तो डॉक्टर के पास पहुँच ही नहीं पाते, और डॉक्टर के पास जब पहुँचते हैं तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। तो अभी जबकि आज का टाइम क्या है कि प्री कंसेप्शनल केयर, हमें तो प्रेगनेंसी करने से पहले मदर का केयर करना चाहिए, बाद वहाँ से शुरू होती है बच्चे की केयर। क्योंकि बच्चा जब माँ का शरीर स्वस्थ होगा, जब पिता का शरीर स्वस्थ होगा, तभी तो एक स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्टली माँ और बच्चे को रिलेट किया गया है, पर पिता और बच्चे को रिलेट नहीं करा गया। क्यों? जबकि स्पर्म की हेल्थ भी डिसाइड करती है कि आपका बच्चे का हेल्थ कैसा होना चाहिए। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है? क्या इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? क्या पुरुषों को अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या उनको स्मोकिंग, टबैको या अल्कोहल जो कंजप्शन करते हैं उसका इफेक्ट बच्चे पे देखने को नहीं मिलता? ज़रूर मिलता है। उसकी वजह से अबॉर्शंस होते हैं, उसकी वजह से प्री एक्लेम्पशिया होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माँओं को झेलनी पड़ती है, जबकि पिता की कुछ हेल्थ में या स्पर्म हेल्थ में कुछ कमी पाई गई है। और कॉमनली जनरली मतलब ऐसा माना जाता है कि हर चीज़ के लिए बच्चे का जो भी हुआ माँ जिम्मेदार है। तो ये आज का टाइम है, हमें आगे बढ़ के एक दूसरे को सपोर्ट करने का। कई कपल्स करते भी हैं, कई कपल्स हमारे पास प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आते हैं, जहां वो अपना जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं कि हाँ अब हमारी शादी को साल भर हुआ है और हम प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, आप बताइए हमारे लिए क्या क्या टेस्ट ज़रूरी है, या हमारे को कोई चेकअप की आवश्यकता है कि नहीं है, या हमने इतने साल ट्राई किया, अभी हमें क्या करना चाहिए। वो एक बहुत सही समय होता है आपको डॉक्टर से सलाह लेने का। तो ज़रूरत है जागरूकता फैलाने की इस चीज़ में कि बच्चे की शुरुआत उस दिन से नहीं होती जब वो जन्म लेता है, उस दिन से होती है जब आप और आपके पति डिसाइड करते हैं कि आपको एक प्रेगनेंसी करनी है। और वही महत्वपूर्ण है कि उस वक्त ध्यान रखने के साथ साथ, क्योंकि लाइफस्टाइल का इस पर कुछ फ़र्क पड़ रहा है, जो आपने सलाह दी है कि केवल ये जोड़ा जाता है कि
मातृ और शिशु दोनों के साथ साथ बड़ी अच्छी बात है कि पिता का भी उसी तरह से हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे लाइफ स्टाइल का भी कुछ इस पे असर आ रहा है। आपने कहा कि आंकड़ों में सुधार है, लेकिन दूसरा जो एक कड़वा सच ये भी कि हमारी लाइफ स्टाइल का भी इस पर इम्पैक्ट है कुछ। डेफिनेटली आ रहा है। आज जो हमारी लाइफस्टाइल पहले के कंपैरिजन में ख़राब हुई है, जिसको हम कह सकते हैं हमारी मोस्टली सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, जहाँ पहले सब लोग बहुत ज़्यादा पैदल चला करते थे, बहुत सारे काम किया करते थे, सुविधाओं के साथ साथ वो बहुत कम हो गया है। आज नॉर्मली, मतलब ये मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, बट स्विगी जोमेटो आ गया, अब हमें जो भी चाहिए हमें बस ऑर्डर कर लेना है। हम घर से नीचे उतर के, मतलब ऐसा नहीं कि एक गली पार करके भी रेस्टोरेंट है तो हम जा रहे हैं खाना लेने के लिए, या जा रहे हैं दुकान से सब्जी लेने के लिए। कई घरों में देखता हूँ कि ऊपर से बाल्टी या कोई वैसी बकेट टाइप लगाएंगे रस्सी से, उसको सेकंड फ्लोर से भी नीचे नहीं आते हैं कि इसमें डाल दो हम ले लेंगे। और जबकि पहले के ज़माने में रस्सी कूदना, कसरत करना, व्यायाम करना, खेतों में काम करना, ये इतना कॉमन था और इसके कारण उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल रहा करती थी। अभी हमने क्या करा है ना कि जो हमारे समाज में जो बुराइयां थी वो तो कहीं नहीं गई, बट हमने पाश्चात्य संस्कृति से जो उनकी बुराइयां थी वो भी ले ली। तो अब अल्टीमेटली अगर हम ये सब पे ध्यान नहीं दिया, आज के टाइम में मैं मानती हूँ कि काफ़ी लोग अब एजुकेट हुए हैं, अवेयर हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं। आज आप सेंट्रल पार्क में जाके देखिए सुबह के टाइम में क्या माहौल रहता है और कितने सारे लोग योगा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। बट इनका नंबर बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरकार को भी इसमें अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें हर इंसान को, ऐसा नहीं कि 100 में से सिर्फ 2 लोग 10 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे थोड़ी ना फ़ायदा होने वाला है सबको। सो एवरी पर्सन, मतलब हर इंसान को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि क्या हम जो पाश्चात्य शैली को अपना रहे हैं और जो हम उनकी कुरीतियों को अपना रहे हैं, कह दो बैड हैबिट्स को अपना रहे हैं, क्या वो हमारे बॉडी के लिए कहाँ तक सही है। इवन रिसर्च में ये भी पाया गया है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल एक वेस्टर्न पर्सन कंज्यूम कर रहा है और एक इंडियन पर्सन कंज्यूम कर रहा है तो उसकी बॉडी पे इफेक्ट भी अलग अलग देखा गया है। मतलब हमारी बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे जीन्स में, हमारे पुराने उसमें ये इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था जितना आज हो गया है। जी अनीता जी, आपके पास में आना चाहूँगा। हम कई मरतबा इस बात को लेकर के चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी आप उसमें देखिए, आज की बात नहीं, पौराणिक कथाओं में देख लीजिए, उस वक्त ही बताया गया है कि किसी भी महिला या पुरुष, उनका मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आपको ध्यान होगा कि महाभारत गीता में, तो महाभारत में तो ये भी बताया गया है कि वो जब अर्जुन बता रहे थे तो उससे, हाँ बिल्कुल, तो वो अभिमन्यु पूरी बात, क्योंकि उनकी माता सो गई थी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो वास्तव में हमारे मनों को उस पर काफ़ी असर डालती हैं। और जैसे अदिति जी ने भी कहा और मैम दीपिका जी ने भी कहा कि इन चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट आता है। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अभी पता लगता है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, पति आ रहा है ड्रिंक करके, और ऐसी स्थिति में कि वो टॉलरेट ही नहीं कर सकती है, तो निश्चित रूप से उसके तनाव का असर बच्चे पे आता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर गर्भावस्था के दौरान अगर महिला तनाव में रहती है तो उसका असर उसके बच्चे पे पड़ता है। होता क्या है कि जब भी तनाव या स्ट्रेस होता है, हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, उसका लेवल बढ़ जाता है। जो बच्चा प्लेसेंटा जो होता है वो एक हद तक, एक लिमिट तक उस कॉर्टिसोल को रोकता है, पर जब ये लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के शरीर तक पहुंचता है और उसके बच्चे के अंदर वो नेगेटिव असर डालता है। होता क्या है, जब बच्चा कहते हैं ना कि पहले भी ऐसे कहते थे कि जब बच्चा पेट में हो तो आप अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी चित्र देखें, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़े, अच्छी अच्छी बातें सुने, मन को खुश रखें। ये तब इसीलिए कहा जाता था कि अगर आपका मन खुश रहता है तो आपके जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो बच्चे पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। और अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर महिला, अगर माँ तनाव में है तो स्ट्रेस हार्मोन्स बच्चे के अंदर जाते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव असर होता है। ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो और कई बार जैसे बोलते हैं ना कि एक अटैचमेंट थ्योरी होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो शुरुआती दिन होते हैं, जो शुरू के 100 दिन होते हैं, वो माँ और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक पीरियड होता है जो बच्चे के भविष्य को सेट करता है कि अगर माँ तनाव में रहती है तो अपने बच्चे का केयर नहीं कर पाती, खुद का केयर नहीं कर पाती। और लेटर ऑन देखा गया है कि ऐसे बच्चों के अंदर ADHD, टेंट्रम्स या फिर डिप्रेशन या अवसाद, ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि ऐसे बच्चों को ये शिकायतें होती है जब बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, कहना नहीं मानते, जिसको हम बोलते हैं ना अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गर्भावस्था के दौरान माँ मानसिक रूप से स्वस्थ रहे।
इनफैक्ट गर्भावस्था के दौरान भी, और इनफैक्ट मैं जो इंडियन सिनेरियो आपको एक बताती हूँ कि जब डिलीवरी के टाइम पे होता है 80% केसेस के अंदर क्या होता है कि हम जिनको बोलते हैं पोस्टमार्टम ब्लूज, माँ दुखी रहती है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है, थोड़ा सा उसका मूड लो रहता है, पर ये करीब 80% महिलाओं के साथ होता है जो बिना दवाई के ठीक हो जाता है। करीब 5% महिलाओं के अंदर पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, जो अवसाद होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। माँ अधिकतर समय दुखी रहती है, अपने बच्चे की केयर नहीं कर पाती है, उसको समझ में नहीं आता है कि इस बच्चे को मैं किस तरीके से बड़ा करूँ, किस तरीके से दूध पिलाऊँ, या कैसे मैं इसकी केयर करूँ। काफ़ी ज़्यादा उसका इमोशनली वो ऐसे दुखी और रोती हुई रहती है कि मेरे से काम नहीं, मेरे से होगा नहीं, मैं सारे परिवार का ध्यान नहीं रख पाऊंगी, मैं अपने पति को भी खुश नहीं कर पाऊंगी। करीब 1% महिलाओं के अंदर होता है पोस्टमार्टम साइकोसिस। उसके अंदर होता है जिसके अंदर आम भाषा में हम बोलते हैं ना कि इसको हवा लग गई है या इसको सॉट इसका ख़राब हो गया है पोस्टमार्टम डिलीवरी के टाइम पे। उसके अंदर होता है महिला उटपटांग बातें करती है, ज़्यादा गुस्सा करती है, बच्चे के पर कई बार लोगों पर आक्रामक हो जाती है, या बच्चे को लगता है उसको कि उसका बच्चा नहीं है, या फिर किसी और को अपना बच्चा नहीं देती है, कहती है कि ये मेरा बच्चा दूसरे लोग मार देंगे, उटपटांग बातें करती हैं। ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं। तो ये जो है डिलीवरी प्रेगनेंसी के दौरान और पोस्ट डिलीवरी ये जो पीरियड होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पीरियड है महिला के लिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे हार्मोन्स के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उस समय घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। घर वालों को भी समझना चाहिए कि इस समय अगर महिला के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उचित सलाह लीजिए, ताकि आने वाला जो आपका जो बच्चा है उसका भविष्य वो सुनिश्चित कर सके, वो भी ठीक रह सके, उसका जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी रहे, और मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो उसका व्यक्तित्व भी अच्छा रहेगा, अच्छे समाज के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। अदिति जी, आपके पास में आना चाहूँगा। चलिए, गवर्नमेंट के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें खुद को भी, जैसे दीपिका जी ने कहा कि एक समग्र यानी कि सभी के साथ में जो अपन अपने एफर्ट्स कर सकते हैं वो ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि देखिए सेहत हमारी खुद की है, या हमारा परिवार है, हमारे समाज के लोग हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें केवल सरकारों के भरोसे नहीं, हमें खुद को भी कुछ करना चाहिए, खासकर ऐसी पोजीशन में। तो प्रेगनेंसी के दौरान तो डेफिनेटली मैम ने, दीपिका मैम ने, अनीता मैम दोनों ने बोला कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में खुशहाली रहे, अच्छा खाने को रहे, क्लेanलीनेस रहे, हाइजीन मैं ऐसी चीज़ मानती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो कहीं ना कहीं चूकी जाती है, सिर्फ गाँव में नहीं शहरों में भी, क्योंकि औरतें कितनी बार अपने शरीर को टाइम नहीं दे पाती हैं, घर के कामों से फ्री नहीं हो पाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से अपने टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बच्चा, देखिए गर्भावस्था में से हर बच्चे का हर अंग बनता है, अंदर से लेके बाहर तक पूरा बच्चा, चाहे वो हेल्दी हो, चाहे वो कैसा जैसा भी है, वो बच्चा अंदर ही बन रहा है। तो उस टाइम पर जो जो चीज़ें माँ को लेनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट, अच्छा फाइबर, आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स, जो उनके गायनोकोलॉजिस्ट जो उनको सजेस्ट करते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इसका प्रभाव बच्चे पे डेफिनेटली पड़ता है। उसके अलावा एक जन्म के बाद में उसके बाद की केयर भी बच्चे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पर भी बच्चा जो है उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। उस टाइम पे वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ के दूध पे डिपेंडेंट होता है कम से कम 6 महीने के लिए। तब तक की इम्यूनिटी फिर भी अच्छी मानी जाती है। उसके आगे का ध्यान जो है वो पूरे परिवार को रखना होता है, क्योंकि उसमें बच्चे के खाने पीने का सारा कुछ उस चीज़ में इंक्लूड हो जाता है। बच्चे की सुबह से लेकर के उसके नहाने धोने का ध्यान रखना, उसकी तेल मालिश रखना, ये सब चीज़ें सिर्फ माँ की या फादर की नहीं, ये परिवार के हर सदस्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उस बच्चे से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से अगर हम ध्यान रखेंगे तो माँ और बच्चा दोनों एक स्वस्थ ज़िंदगी आगे जी सकते हैं और एक होपफुल फ्यूचर आगे देख सकते हैं। कई बार आप पेपर्स में या फिर सोशल साइट्स पे भी देखेंगे तो घरेलू नुस्खे भी होते हैं। घरेलू नुस्खे ही नहीं होते हैं, वो हकीकत होती हैं। जैसे डॉक्टर अदिति अभी बता रही हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप और हम भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पोजीशन ऐसी होती हैं कि गवर्नमेंट के भरोसे होना पड़ता है, लेकिन जहां हम लोग कर सकते हैं, एक अच्छा वातावरण उस वक्त दिया जाना चाहिए जब महिला प्रेग्नेंट हो। और ये मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी गवर्नमेंट का सहयोग है। आपको अपने को खुद को उस तरह का एक माहौल तैयार करना चाहिए
वो एक, क्योंकि आपके परिवार का एक भविष्य उस गर्भावस्था में है, वो पल रहा है, जो भी शिशु सामने आएगा वो अगर हेल्दी होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उम्मीद आप करके चल रहे हैं कि घर का चिराग होगा या बेटी होगी, जो भी होगी, अगर लेकिन आप माहौल ही ऐसा नहीं देंगे तो क्या उम्मीद करेंगे। तो डॉक्टर दीपिका, आपके पास में आना चाहूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसे हमें खुद को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एटलीस्ट ये तो हम सब लोग कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर, तो ये आजकल बच्चों में पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा मिल रहा है, या इसके कुछ माइल्डर फॉर्म्स तो एटलीस्ट पहले से ज़्यादा मिल रहे हैं। यहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करता है, बच्चा बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है, और इसका मेजर जो कारण समझ में आता है वो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल भी है। उसके अलावा जो स्क्रीन हम लोग बच्चों को दे देते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन अवेलेबिलिटी हो गई है कि बच्चा पैदा हुआ है और उसको स्क्रीन मिल जाती है। वो बच्चा बोलना बाद में सीखता है, लेकिन स्क्रीन लेना या वीडियो देखना, हाथ में मोबाइल पकड़ना, वो यूट्यूब का वो जो क्लिक करना, वो पहले सीख जाता है। तो ये गलती किसकी है? आज हम पेरेंट्स की ही है ना ये गलती। हम पेरेंट्स, हम जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर हम अपना काम करने के लिए उसको 2 मिनट चलो ठीक है दे दिया, और वो 2 मिनट बढ़ते बढ़ते कब 10 और 2 घंटे हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ एक तो जो बच्चों के जब परवरिश के दौरान मैं एक मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरा, जैसे पहले कहा जाता था कि बच्चे को बड़ा करने के लिए एक परिवार नहीं गांव लगता है, तो उस तरीके से अगर पूरा परिवार साथ जुड़ जाए बच्चों को डेवलप करने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, क्या होता है कि आज के टाइम में हर पेरेंट्स, ऑलमोस्ट दोनों मदर फादर वर्किंग पेरेंट्स हैं। इस केस में जब अगर बच्चा पीछे सिर्फ अपने हाउसमेड, हाउस हेल्प के भरोसे रह जाएगा तो उसको काम भी करना है, उसको बच्चे को भी पालना है। जब माँ आएगी तब उसको दूसरी जिम्मेदारियां भी संभालनी है, बच्चे को भी संभालना है। इस केस में ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि मैं कहूँगी चाहे वो आपके माता पिता हों, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है, जहाँ वो बच्चों को केयर अच्छे से दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम होता है। एक सर्टेन एज के बाद आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आप अपनी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर एक्टिव भूमिका निभा रहे होते हो, तो उससे आपके बच्चों को, यानी कि जो आज की वर्किंग डे पेरेंट्स हैं, उनको बहुत हेल्प मिलती है, और वो जो क्वालिटी ऑफ केयर वो दे पाएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होएगी एज़ कम्पेयर टू कोई हाउस हेल्प दे पाएगी या कोई और जना उसको दे पाएगा। तो स्पेशली जहाँ ये संभव है कि आप अपने दादा दादी या नाना नानी को साथ रख के बच्चों का लालन पालन कर सकें, तो ये सबसे बेहतर चीज़ मैं मानती हूँ आज की डेट में। मैं एक बात जानना चाहूँगा कि आप सभी से ही, पहले संयुक्त परिवार होते थे तो काफ़ी कुछ परिवार के माहौल का एक पता नहीं लग पाता था, महिलाएं अपने हिसाब से, क्योंकि उनको मालूम है कि उनमें से कोई ना कोई पहले माँ बनी है, जिस माँ की वो परवरिश कर रही हैं। कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं कि उनको भविष्य में कभी माँ बनना है, तो वो एक ऐसा माहौल होता है और वो एक दूसरे से शेयर भी करती हैं, और कहा भी जाता है कि इस समय इनकी केयर की काफ़ी आवश्यकता है। हमने गाँव में भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। एक कुछ असर पड़ रहा है इसका कि ठीक है मौतों के आंकड़े कम हैं, उसके काफ़ी वजह तो एक तो ये भी मानते हैं कि हमने पहले आपके साथ भी डिस्कस किया कि बहुत सारी तो एक सोच ही ये हो गई है कि पहले तो मैरिज नहीं करनी है, मैरिज कर भी लेंगे तो बच्चे ही क्यों करने हैं, फिर एक बच्चा, और बड़ी फिर एज का भी आपने कहा था कि एक एज होती है इसकी भी, आप उस समय हेल्दी मदर और बच्चा तभी रह पाता है, तो उन चीज़ों को हम क्रॉस करके चले जाते हैं। बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल के साथ साथ एक ये भी है कि संयुक्त परिवार और एकाकी जो जीवन बनता जा रहा है हमारा, चाहे पड़ोसी से रखिए, कोई बात नहीं, आप दूर हैं, अब जयपुर में, आप जोधपुर से हैं, लेकिन पड़ोसी हैं, दूसरे रिलेटिव्स हैं, तो ये एक जरूरी है, हमारा परिवार बनाना ज़रूरी है, एक सोशल लाइफ बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, जब एक्चुअली जो बहुत सारी बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, जो लॉन्ग टाइम पे आके अल्जाइमर्स डिजीज हो जा रही है लोगों को, कारण क्या मिल रहा है कि सोशल कनेक्ट नहीं बन पा रहा है। आज फ्लैट में, एक ही फ्लैट में 20 परिवार रह रहे होंगे, पर 20 आपस में बात कब किए पता नहीं, शायद दिवाली, होली, इससे ज़्यादा नहीं, हाय हेलो बस इतना। लेकिन पहले के ज़माने में एक गली में चाहे 50 घर हुआ करते थे, पर वो सब एक दूसरे को जानते थे, किसी एक को कोई समस्या होती थी तो सब आके उसकी हेल्प करना चाहते थे, एटलीस्ट चाहते तो थे। अभी क्या हो गया, सबको अपनी परिवार की समस्या दूसरे को बतानी नहीं है, दूसरे से बातचीत नहीं करनी है, तो ये सोशल डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। हम मोबाइल के जरिए, मीडिया के जरिए बहुत सारे लोगों से वीडियोस देख रहे हैं, उनसे हेल्प ले रहे हैं, लेकिन एक इंसान का रिश्ता जो आंखों के सामने बैठे इंसान से होगा, वो कभी भी स्क्रीन के सामने बैठे इंसान से नहीं बन सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रूट्स को फिर से जानें, हम अपने संयुक्त परिवार को फिर से जानें, हम अपनी सोशल जो गैदरिंग्स होती हैं उसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाएं अपनी लाइफ का, और उसका यूटिलाइज करें। देखिए बिल्कुल, अभी पेरिनेटल पीरियड के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि मैम ने अभी कहा है कि हमको सोशल जो डिस्कनेक्शन हो चुका है, जो हम साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं करते,
तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिविटी आती है। और जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसके अंदर हार्मोन्स इस तरीके से ऊपर नीचे होते हैं या रहते हैं कि जिसकी वजह से अगर ये आइसोलेशन रहा, बात नहीं करना, शेयर नहीं करना, अपने मन की बात नहीं करना, तो कहीं ना कहीं एकाकीपन ज़्यादा बढ़ जाता है। वो एकाकीपन मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो हम बोलते थे ना कि एक माहौल अच्छा रहना चाहिए। माहौल अच्छा रहना मतलब आप जो महिला है, गर्भवती महिला, उसका अच्छे से ध्यान रखें, बात करें, शेयर करें। और एक कम्युनिकेशन जो हस्बैंड और वाइफ के अंदर होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस पीरियड के दौरान तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छोटी छोटी चीज़ें, मेरा मन घबरा रहा है, मेरे से काम नहीं हो रहा, जैसे कि मान लो एक अलग अलग महिला को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं कि उन्हें ऑयल की जो स्मेल है वो पसंद नहीं आ रही, आटे की स्मेल पसंद नहीं आ रही, पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो छोटी सी चीज़ है, इसके अंदर घर वाले आगे आए, बात करें, क्या चीज़ की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें इन्हें खुशी देती है। खुशी जब देते हैं, किसी चीज़ से खुशी हम महसूस करते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर डोपामिन का सिक्रीशन होता है। डोपामिन सिक्रीशन एक हेल्दी या क्या कहते हैं, खुशी का हार्मोन होता है, वो खुश करता है। उसकी वजह से अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। जब आप माँ के शरीर में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चे के अंदर भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पाँव में सूजन आना, मैम को ज़्यादा अच्छे से पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पाँव में सूजन या बीपी बढ़ना, ये बहुत छोटी चीज़ें जिनका ध्यान सिर्फ महिला को ही नहीं, उसके परिवार को भी रखना है। क्योंकि एकल परिवार हो रहे हैं, बच्चे भी एक या दो ही हो रहे हैं, तो ये जो पीरियड है इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस समय माँ का ध्यान रखना सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सोशल डिस्कनेक्शन जो हो रहा है परिवारों के अंदर भी हो रहा है, हम एक ही छत के नीचे रह रहे हैं पर एक दूसरे की मन की बात भी नहीं पहचान पाते या मन की बात भी नहीं जानते, उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे के भविष्य के लिए, उसकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए वो सोशल डिस्कनेक्शन ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आगे सुखद भविष्य की कामना कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही जी। साथ ही मैं छोटा सा भाषा में समराइज़ करना चाहूँगी कि जैसे हमने बात करी प्री कंसेप्शन से लेके पोस्ट नेटल तक, तो यहाँ कुछ कुछ स्टेप्स हैं जहाँ मेजर पॉइंट जो याद रखने योग्य बातें जिसे हम कह सकते हैं शायद, कि हम एक सबसे पहले जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उससे पहले जाके एक बार हम कंसल्ट कर लें अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कि हमारे शरीर में मेजर कोई इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम या कोई जेनेटिक बीमारी ऐसी तो नहीं है जो हमारे बच्चों को जा सकती है। पहली सबसे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। इसके बाद जब आप एक बार प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती हैं या आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उसके बाद आपको फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स जैसा कि हमने डिस्कस किया बहुत ज़रूरी है बच्चे का ब्रेन प्रॉपर डेवलप हो उसके लिए, जो अपनी डाइट में यूजुअली डेफिशिएंट होते हैं। तो अपने को कुछ मल्टीविटामिन्स, फोलिक एसिड स्पेशली उसी टाइम से स्टार्ट कर देना होता है जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई। इसके साथ साथ आपको शुरू के हफ्ते 6 हफ्ते में ही सोनोग्राफी एक करवा लेना, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपकी प्रेगनेंसी सही जगह पे तो है। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, डायग्नोस बहुत लेट होती है और पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो पहली सोनोग्राफी और पहला फोलिक एसिड आप प्रेगनेंसी लगते ही आप एक बार करवा लें। इसके बाद आप सेकेंड ट्राइमेस्टर से, जैसे हमने डिस्कस किया, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें, प्रोटीन रिच डाइट, इंक्रीज मतलब लिक्विड इनटेक, ये सारी चीज़ें चालू कर दें। डिलीवरी के आसपास के टाइम जो होता है उस समय पर अपने डॉक्टर से ज़्यादा जल्दी मिलते रहें। अपनी कुछ सोनोग्राफी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 3रा महीना की, 5वां महीना की, 7वां महीना की, ये ज़रूर से करवा लें। इसके बाद डिलीवरी के बाद जो अपना पीडियाट्रिशियन है उसके कंसल्टेशन, अपने बच्चे के टीके, आपके प्रेगनेंसी के दौरान टीके, ये सारी चीज़ों के बारे में एक जनरल अवेयरनेस बना लें कि ये पॉइंट ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में करना। इसके साथ ही हम हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जो हमेशा हर नॉर्मल याद रखनी चाहिए। बिल्कुल कुछ। और नारी में आज हमारा मकसद भी यही था कि WHO ने जो थीम दिया है, स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य, उसका यही मातृ और शिशु दोनों को लेकर के, और निश्चित रूप से ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें उस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। हम तैयार की बात इस वजह से कह रहा हूँ, भारत के माहौल को, यहाँ की सोशल लाइफ को तो दुनिया फॉलो करती थी, लेकिन हम भी अडॉप्ट करके एक एकाकी जीवन, वो बहुत खुश नहीं रह सकते। हम ये तो मान के चल सकते हैं कि छोटा सा परिवार है, चले, लेकिन छोटा परिवार ठीक है, आप दूर भी रह रहे हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी में लोगों से आप डायलॉग जरूर रखें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मनी मन वो दफन होती चली जाती हैं, लेकिन एक विकराल रूप अंदर ही अंदर लेती हैं। वो अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो निश्चित रूप से शिशु के और खुद के भविष्य पे बहुत असर डालती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, यार दोस्त होने चाहिए, और एक खुशनुमा माहौल में आप लोगों को चर्चा करनी चाहिए। उसका काफ़ी असर बच्चे पे और माता पे दिखाई देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।